together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, Radio Manu 92 FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। पेश है थिएटर की दुनिया। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मुजाहिद अली थिएटर की दुनिया में आपका इस्तकबाल करता हूँ। थिएटर की दुनिया में हम थिएटर से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात को आपके रूबरू पेश करेंगे। इस उन्वान के तहत हम थिएटर से वाबस्ता ड्रामा निगारों, फ़नकारों, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, गुलकार और दीगर शख्सियतों से आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर करण सिंह उटवाल से, जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे हिंदी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर करण सिंह, आपका इस थिएटर की दुनिया में इस्तकबाल है, स्वागत है। शुक्रिया। करण साहब, यहाँ पे जो पुराने थिएटर्स थे जहाँ जहाँ ये स्टेज होते थे, तो वो कौन से हैं? जैसे आपने कृष्णा थिएटर का जिक्र किया, इसके अलावा जमरूद थिएटर जो नाटक होते थे, सागर थिएटर थी उसमें नाटक होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। रविंद्र भारती तो बाद में बनी, फिर गांधी भवन है, इनमें नाटक होते थे। और उसके बाद जो आए हैं उनके भी मैंने जिक्र किया है, जैसे सप्तपर्णी में हो रहे आजकल नाटक, यहाँ हाईटेक सिटी में शिल्पराम में हो रहे हैं, और ये जो विश्वविद्यालय इनमें नाटक हो रहे हैं, जैसे तेलुगु यूनिवर्सिटी में हमने किया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में होते हैं, उस्मान यूनिवर्सिटी में होते हैं, इफ्लू में होते हैं। तो ये आज बहुत से जगह बन गई है, पहले नहीं थे इतने, पहले तो 2-4 थे, वो भी उतनी सुविधाएं नहीं थी जी। तो ये जो कलाकार थे बेचारे, हालांकि आज भी जो नाटक वाले हैं उनको आज भी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन उनका जुनून होता है, वो नाटक करते हैं। अब विनय वर्मा को देख लीजिए, वो फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म में हीरो के रूप में भी आए हैं वो, लेकिन उनको नाटक से बहुत प्यार है, वो आज भी नाटक करते हैं। अच्छा। और वो फिल्मों में काम करके आते हैं, फिर नाटक करते हैं। और भास्कर शिवालकर साहब से मिलकर उन्होंने जो मैं राही मासूम जो नाटक किया, वो उसके यहाँ भी मंचन हुआ था, मैंने भी कहाँ करवाया था, फिर भी हुआ है यहाँ, 2 बार हुआ है मानो में। उसके अलावा अमेरिका में भी हुआ है वो। तो हैदराबाद के लोग अगर वहाँ तक जा रहे हैं, और ये भारत रंग महोत्सव होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, वहाँ भी इसको प्राइज़ मिला है मैं राही मासूम को। तो ये सारे के सारे मान लीजिए इतनी मेहनत करते हैं, और उनका कहीं नाम ना हो, तो मुझे ऐसा लगा था कि इनको कुछ करना चाहिए। तो मैं संतुष्ट हुए काम करके कि मैंने अच्छा किया काम। जी, आपने गांधी अम्बेडकर जी काम बिल्कुल काम किया है जी। तो गांधी अम्बेडकर के बारे में कुछ बताइए, नाटक के बारे में। हाँ, जैसे मैंने कहा कि अब फिर थोड़ा पीछे से आते हैं हम, ये गांधी अम्बेडकर जो मिलने की वजह क्या थी उसको बताता हूँ। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ एक वेणुगोपाल सर थे, शायद आप जानते भी होंगे उनको, जाने वाली शख्सियत है, नाटक के क्षेत्र में भी, कविता के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी। जैसे मैंने कहा हिंदी साहित्य के इतिहास में भी उनका नाम है।
तो वेणुगोपाल सर नाटक से बहुत जुड़े हुए थे। तो जब मैंने एमफिल कर रहा था वहाँ, तो हमारे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल सर से जाकर मिलो, वो बताएंगे क्या करना है। तो मैं जाकर मिला उनसे, तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये जो साहित्य का मंचन कर रहे हैं, जैसे उपन्यास का मंचन हो रहा है, कहानी का मंचन हो रहा है, इस पर काम नहीं होता है, तुम इस पर काम करो। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं गया उनके सर के पास और कहा मैंने कि सर ऐसे ऐसे। तो एमफिल वहाँ किया मैंने, और एमफिल जब किया तो इसमें जो नाटक थे एमफिल में मेरे, धूप का एक टुकड़ा और 1.5 इंच ऊपर, वो नाटक मंचित कर चुके थे भास्कर शिवालकर साहब। एक्चुअल उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास ये है कि 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में देवेंद्र राज अंकुर थे, प्रोफेसर देवेंद्र राज अंकुर, उन्होंने शुरू किया कहानी का रंगमंच। उन्होंने ही नाम दिया ये कहानी का रंगमंच। तो ये करते थे कि जैसी कहानी है वैसी मंचित करना है, उसमें ना तो ज़्यादा लाइटिंग हो, ना तो ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, कुछ ना हो, जैसे कहानी हम सुनते हैं वैसे हम देखेंगे कहानी। तो होता क्या था, जैसे कहानी में वर्णन होता है, बैकग्राउंड से बोलते हैं, लेखक बोलता है, तो उसमें क्या क्या उन्होंने, जो अभिनेता अभिनय करता रहता है वही पलट कर वर्णन करने वाला बन जाता है, सूत्रधार बन जाता है वो। और स्टेज पर भी उन्होंने कहा कि एक लाइट, ट्यूबलाइट एक लगा दी हमने और उसमें नाटक किया। कोई ज़्यादा, उन्होंने इसके बारे में कहा देवेंद्र राज अंकुर ने कि हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन हम बिना सुविधाएं करके देखते हैं ये क्या होता है। इससे क्या होगा कि जो छोटी छोटी नाट्य संस्थाएं हैं उनको एक रास्ता मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं ले सकते जी। तो इसीलिए उन्होंने एक ट्यूबलाइट में काम किया और कहा देखो, भूखे रहना अलग है और व्रत रखना या रोज़ा रखना वो अलग बात है। तो हम रोज़ा रखेंगे, क्योंकि भूखे रहना तो मजबूरी है, किसी वजह से हमको खाना नहीं मिलता, भूखे हैं, हमारे पास खाना है लेकिन हम व्रत रख रहे हैं। तो ऐसी कहानी का रंगमंच है। उन्होंने कहा कि हम बिना कोई लाइटिंग के, बिना कोई प्रॉपर्टी के हम कहानी का मंचन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर काम करने के लिए मुझे कहा, तो जैसे मैंने कहा कि भास्कर शिवालकर साहब कर चुके थे, तो मैं उनसे मिला जाकर भास्कर शिवालकर साहब से। तो उन्होंने बताया हाँ भाई हमने किया था, और हमने इसमें एक पात्र रखा था और उसमें 2 पात्र होने का एहसास कराया हमने, और ये एकालाप, मोनोलॉग जिसको कहते हैं, वो था ये, और हमने इसको बखूबी किया और लोगों ने पसंद किया। और भास्कर शिवालकर साहब एक बात कहते थे, बड़े अच्छी लगती थी मुझे, कि मैं जितने भी नाटक करता हूँ उसमें टिकट होता है, हम फ्री में कुछ नहीं करते। वरना क्या होता है, फ्री में नाटक करते हैं तो कदर नहीं होती लोगों की जी। तो चाहे कम लोग आए लेकिन हम टिकट में नाटक करते हैं, और वो तो किसी को पास देते भी नहीं, वो कहते हैं कि अपने भी रिश्तेदारों को बुलाओ तो टिकट बुलाओ जी। तो इससे क्या है कि कलाकारों को प्रोत्साहित मिलता है और उनको इस बहाने कुछ पैसे ही मिल जाते तो कुछ अच्छा है। तो मैं उनके पास बार बार गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी को कंटिन्यू करना चाहा मैंने। इससे पहले मैंने कहानी का रंगमंच किया था, फिर कथा साहित्य का नाट्य रूपांतरण पर काम किया मैंने। तो उसमें, अब इसमें देखिए, जैसे मैंने कहा कहानी का रंगमंच एक है, और उसके साथ साथ कहानी का या कथा साहित्य का नाट्य रूपांतरण भी है। अच्छा, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। कहानी का रंगमंच जब हम कहेंगे तो उसमें कुछ जोड़ते नहीं, कुछ निकालते नहीं, ना के बराबर एक आध शब्द इधर उधर हो गया तो अलग बात है। वरना नाट्य रूपांतरण वो होता है, जैसे प्रेमचंद की कहानी है सत्याग्रह, 8 पेज की कहानी है, उसका नाट्य रूपांतरण किया गया 56 पेज है उसके। तो सोचिए कितना बढ़ गया उसका। तो ये नाट्य रूपांतरण है, और वो छपता भी है फिर, और फिर उसको नाटक मंचित भी करते हैं। तो ये 2 तरह के नाटक हुए, चाहे वो उपन्यास का मंचन करे, वो कहानी का रंगमंच कहलाता है। उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी होता है, उसके भी छपे हैं नाट्य रूपांतरण रूप भी छपे हैं, जैसे राग दरबारी का हुआ, गोदान का हुआ, या मैलांचल का हुआ, इनके नाट्य रूपांतरण भी छपे जी। तो उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कुछ चेंजेस किए, क्या निकाला उन्होंने, क्या रखा उन्होंने, कुछ रखा तो क्यों रखा मैंने, जो अब इसमें 3 दृष्टियां मिलती है, जो कहानी का या रंगमंच हो या नाट्य रूपांतरण हो। नाट्य रूपांतरण में विशेषकर, अब जैसे एक लेखक लिखता है, जैसे मैंने कहा प्रेमचंद ने 8 पेज की कहानी लिखी, अब उसको नाट्य रूपांतरण किया इन दोनों ने मिलकर,
सफदर हाशमी ने और हबीब तनवीर ने। अब उनकी दृष्टि मिल गई उसमें, फिर जो डायरेक्शन भी दिया हबीब तनवीर ने दिया, फिर उनकी दृष्टि में अलग हो जाएगी वहाँ, तो 3 दृष्टियाँ मिल जाती है एक ही चीज़ में, तो वो अलग अलग हो जाता है। अब कभी कभी जैसे अब फिल्मांतरण की बात करूँ मैं अगर और आगे बढ़कर, तो फिल्मांतरण भी जब होता है तो उसमें भी बहुत से परिवर्तन आते हैं, क्योंकि मांग है वो अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है, तो हमको देखना पड़ेगा कि उसकी क्या नीड्स है, उसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है। हम ये कह दें कि नहीं जैसा है वैसे ही कर दो, तो नहीं हो सकता है। गाइड फिल्म में आप जानते हैं R.K. नारायण ने जो लिखा है, उन्होंने कहा था कि ये मेरी कृति के साथ तो अच्छा व्यवहार नहीं किया इन्होंने, थोड़ी देर के लिए मान लेते। अगर वो केवल उपन्यास रहता तो कितने लोग जानते उसको, लेकिन फिल्म बनी है तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। तो अगर कुछ टूट कर, कुछ जुड़ कर कुछ नया बन रहा है तो अच्छा ही है। नहीं, एक तरह से आपकी आवाज़ भी जाती है, थोड़ी बदल कर जाती है। कुछ लोग बड़े खुश होते हैं। संस्कार का जब मंचन हुआ, देवेंद्र अंकुर ने किया, तो उन्होंने, अनंत मूर्ति ने कहा कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये भी चीज़ है इसमें, आपने जो बताई, तो दृष्टि जुड़ जाती है। तो ऐसे ही अंत में जाते आते 2-3 दृष्टियाँ बन जाती है उसकी। तो मैं इसलिए सारा जिक्र कर रहा हूँ गांधी अम्बेडकर के माध्यम से ये, क्योंकि उसी की बात है ये। मैंने जो काम किया था, तो जब कथा सत का नाट्य रूपांतरण काम किया मैंने, तो उसके सिलसिले भास्कर शिवाकर साहब के पास जाता था मैं, कई बार गया मैं उनसे, मैंने इंटरव्यू भी लिया, इंटरव्यू भी छापा मैंने मेरी थीसिस में उनका। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने कहा करण तुम नाटक करते? तो मैंने कहा सर किए तो है, मैं नाटक रेडियो में भी किए, मंच पर भी किए, लेकिन इतने बड़े नाटक कुछ नहीं किए मैंने, छोटे मोटे नाटक थे ऐसे ही। तो मैं एक नाटक कर रहा हूँ गांधी अम्बेडकर, उसमें गांधी का रोल करो। तो मैंने कहा सर इतना बड़ा नाटक है, आप रिस्क ले रहे तो उन्होंने कहा हम सिखाएंगे आपको। तो उन्होंने फिर 6 महीने तक प्रैक्टिस करवाई मुझसे। 6 महीने पूरा नाटक का रिहर्सल करवाया उन्होंने। 6 महीने तीनों थे हम, विनय वर्मा भी थे साथ, और जो गोविंद भरतराज है वो भी थे। हम तीनों ने ही प्रैक्टिस की थी। पहला इसका शो था रसरंजनी में। ये रसरंजनी ये अपने यहाँ है, बुग्गुल कुंटा है ना, तिलक रोड, वहाँ एक थिएटर है रसरंजनी बोलकर, उसमें ये नाटक पहली बार हुआ था, और उसका फिर रिकॉर्ड भी किया था उन्होंने, और फिर यूट्यूब पे भी है अभी भी, उन्होंने गोविंद भरतवाज ने डाला है यूट्यूब पे भी। तो उसके बाद इसकी इतनी समीक्षाएं आई थी, और ये नाटक होने से पहले जी टीवी में मेरा इंटरव्यू लिया गया था, स्टार न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू लिया गया था, और करीब करीब हर पेपर, जितने पेपर यहाँ से निकलते हैं सब में इसकी समीक्षा आती थी, चाहे वो ईनाडू हो, चाहे वो वार्ता हो, चाहे वो हिंदी मिलाप हो, चाहे हिंदू हो। अयूब खान साहब थे यहाँ जी, मेरी उनकी मुलाकात भी तभी हुई थी, वो तभी मेरे पास भी आए थे वो उसके बारे में पूछने के लिए। अच्छा, तो बहुत से मसला था, 1 महीने तक इसकी समीक्षा आती रही थी, इसकी क्रिटिक्स आती रही थी। You are listening to Theatre की दुनिया, Radio Manu 90.0 FM show on theatre. सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूँ वासिक कमर। अर्ज़ किया है मैं, आज हम गुफ्तगू करेंगे अख्तर शीरानी की। मोहम्मद दाऊद अख्तर शीरानी राजस्थान के शहर टोंक में पैदा हुए। वो उर्दू के मशहूर मुहक्किक और अदीब हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी के बेटे थे। रियासत टोंक के अदब परवर माहौल में उनकी परवरिश हुई। कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम न होते न सही ज़िक्र तुम्हारा होता। उन्हें फ़ितरत से बेपनाह मोहब्बत और लगाव था। उन्होंने कुदरती मनासिर को निहायती खूबसूरती के साथ पेश किया है। अख्तर शीरानी को रुमानी शायर कहा जाता है। उनकी नज़मों में एक अहम मौजू हुब्बुल वतनी है। उनकी नज़मों में मादरे वतन की खूबसूरती नुमाया नज़र आती है। उनकी शायरी में गीतों जैसी रवानी और नगमगी है। ए इश्क न छेड़ आ के हमें, हम भूले हुओं को याद न कर।
ए इश्क न छेड़ आ के हमें, हम भूले हुओं को याद न कर, पहले ही बहुत नाशाद हैं हम, तू और हमें नाशाद न कर। नज़्म, गीत और सोनेट उनकी पसंदीदा असनाफ़ हैं। उनका कलाम कुल्लियात अख्तर शिरानी के नाम से शाये हो चुका है। ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो उम्र क्या हुई वो ज़माने किधर गए, वीरां है सहनो बाग बहारों को क्या हुआ, वीरां है सहनो बाग बहारों को क्या हुआ, वो बुलबुले कहाँ वो तराने किधर गए। दोस्तों, आप सुन रहे थे अर्ज़ किया है। अब मिलते हैं आपसे अगले किसी ख़ास मशहूर शायर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। You were listening to अर्ज किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Theatre की दुनिया, Radio Manu 90.0 FM show on theatre. इसमें गांधी का किरदार आपने अदा जी, किया मैंने था। गांधी का- विनय वर्मा ने सूत्रधार का किया था। सूत्रधार जी, और गोविंद राज भरद्वाज जो थे वो अम्बेडकर थे। अम्बेडकर। जी, इसका डायरेक्शन भास्कर शिवालकर साहब ने किया था। तो भास्कर शिवालकर साहब एक जानी मानी शख्सियत है, जी, हैदराबाद की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। थिएटर की दुनिया। जी, थिएटर की कह सकते हैं हम। भास्कर, नाना पाटेकर भी उनके दोस्त थे। तो उन्होंने डायरेक्शन इसका दिया था। जी, और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इसकी क्रिटिक आती रही थी। कभी इसमें प्रिंट मीडिया में, कभी दृश्य मीडिया में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी क्रॉनिकल में आ रहे हैं इसके आर्टिकल, कभी किसी में आ रहे हैं। तो बहुत फेमस हुआ था ये। अच्छा। और ये 2000 की बात है। जी, उसके बाद फिर थीम क्या? हाँ, बताता हूँ मैं। एक्चुअल ये क्या था, उन्होंने पॉम्फलेट जो बनाया था उस पर भी लिखा था भास्कर साहब ने। ये लिखा है परमानंद गजवी ने। ये मूलतः मराठी में लिखा हुआ है और मराठी में मंचित भी हुआ है ये। तो इसका अनुवाद किया सुशीला व्यापारी ने, जो वीवी कॉलेज में पढ़ाती थी मैडम। तो उन्होंने हिंदी में किया। प्रिंट नहीं हुआ इसका भी, सिर्फ उन्होंने नाटक के मंचन करने के लिए लिखा था। और इसकी थीम ये थी कि ना तो अंबेडकर स्टीरियोटाइप है, ना गांधी। मतलब इंसान है तो कमजोरियां भी होंगी। तो उनकी खूबियां भी बताइए इसमें और कमजोरियां भी बताइए। अच्छा। गांधी से पूछता है सूत्रधार कि आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा? तो वही कहता है फिर, इसलिए नहीं पढ़ाया ना कि कहीं वो आपसे आगे ना निकल जाए। मतलब ये कमजोरी बता रहे हैं उनकी। हालांकि गांधी फेमस है, पूरा इंडिया फेमस है, सब लोग उनके पीछे चलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो कमियां हैं वो तो रहेंगी, इस में रहती है कमियां। तो कमियां और खूबियां दोनों बताइए। अम्बेडकर आकर लड़ते हैं इनसे, गांधी से, कि भाई हमको शोषण किया, हमारा इतने ज़माने से हमारा शोषण होता है, आप उसमें, और आप आकर कह रहे हैं आप उनके लीडर हैं, आप कैसे लीडर हो सकते हैं, मैं हूँ उनका लीडर। तो दोनों में वहाँ टकराट। ये बताइए कि दलितों का लीडर कौन है? अच्छा। तो अम्बेडकर कहते हैं मैं हूँ, गांधी कहते हैं मैं हूँ। तो अम्बेडकर कहते हैं कि आप हमारा दर्द कैसे समझ सकते हैं, आपने तो सहा ही नहीं कुछ। तो उसमें डायलॉग है, वो बताता हूँ मैं। गांधी कहता है कि अम्बेडकर जी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मैं जब अफ्रीका में था तब प्रथम दर्जे का मैंने रेल का टिकट लिया और उसमें बैठा, लेकिन अंग्रेजों ने मुझे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया, केवल इसलिए कि मैं श्वेत नहीं हूं, मैं काला हूं, मैं अंग्रेज नहीं हूं। तो आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। तो अंबेडकर कहते हैं कि इतने एक वाक्य को लेकर आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। और फिर सूत्रधार उनसे भी प्रश्न करते हैं अंबेडकर से कि अंबेडकर जी, आपने अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाया, आप घर में पढ़ा सकते थे उनको? तो कहते हैं हाँ, तो सही कह रहे हो, मैं चाहता तो पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात का, तूने याद दिलाया अभी। तो इस प्रकार दोनों की क्या कमजोरियां हैं
और क्या खूबियां हैं। और दोनों की 3 मुलाकात हुई थी पूरी जिंदगी में, उन तीनों मुलाकातों पर बेस था ये गांधी अम्बेडकर नाटक। उन दोनों की टकराहट, वो क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। और जैसे गांधी जी अक्सर खाने पर बुलाते थे लोगों को, तो ये भी खाने पर बुलाते हैं उनको और बोलते नहीं है खाओ बोलकर। तो ये बताया मतलब कमजोरी किसी होती है किसी की, वो बैठे आकर उनको मालूम भी नहीं। तो अम्बेडकर उनसे लड़ते हैं कि आप नवाखाली में जब ऐसा हुआ, दंगे हुए, तो आपने वहाँ जाकर कुछ नहीं किया, और फिर जब पाकिस्तान बना तो आपने सपोर्ट किया उनको। तो ये सारी की सारी जो बातें थी वो उसमें बताई गई है कि जो दोनों के विचार अलग अलग थे उन पर। ये कहाँ कहाँ स्टेज हुआ? ये एक तो जैसे मैंने कहा रसरंजनी में बुगुलकुंटा तिलक रोड पे हुआ है, उसके अलावा तेलुगु यूनिवर्सिटी नामपल्ली पर हुआ है, इफ्लू में हुआ है, और उसके बाद गांधी भवन में कुछ हुआ है। ये 2-3 साल तक चलता रहा। तो उसके बाद उनका इरादा था भास्कर शिवालकर साहब का कि इसके बाद हम इसको दूसरे शहर में ले जाएंगे, हम मुंबई ले जाएंगे इसको, हम दिल्ली ले जाएंगे इसको। लेकिन इत्तेफाक कहिए क्या कहिए, 2004 में मैं तिरुपति में चला गया, क्योंकि मुझे वहाँ नौकरी मिल गई लेक्चरर की राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में, तो मैं चला गया। तो उसके बाद भास्कर शिवालकर साहब से मैंने कहा कि सर और किसी को लेकर कर लो, मैं वहाँ से तो आना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने किया ही नहीं, करोगे तो आप ही करोगे गांधी, मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा। फिर मेरे आने के बाद यहाँ जब मानू में आ गया, तब भी कई बार कहा उन्होंने कि गांधी अम्बेडकर करते जी। तो मैंने कहा सर जब टाइम था मेरे पास 6 महीने मैंने दे दिए, अब मैं यहाँ से कैसे आ सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है। जी। तो ठीक है बाद में देखते हैं, और वो हुआ नहीं किसी वजह से। इन्होंने विनय वर्मा ने भी कहा कि फिर करते हैं ना गांधी अम्बेडकर। तो वो पता नहीं उनको क्या दिमाग में बैठ गया कि गांधी करूँगा तो मैं ही करूँगा। हालांकि उन्होंने, मैं नाथुराम गोडसे में गांधी किसी और को बनाया है, लेकिन गांधी अम्बेडकर में मुझको बनाना है हमको। अच्छा। और मेरी तो आदत ही है कि जो भी करना चाहो उसको थोड़ा दिल से करो। तो जैसे अब मेरे बाल निकाल लिया मैंने, तभी भी गांधी अम्बेडकर के डब्बे पे बाल निकाल लिए थे मैंने। अच्छा। तो उन्होंने नहीं कहा था, भास्कर शिवालकर साहब ने नहीं कहा था, तो मैंने कहा कि मैं ही निकाल लेता हूँ, मुझे समर्पण करेंगे पूरा का पूरा, जब करना है तो अच्छा ही करेंगे। जी। अब करण साहब, आप तकरीबन 3 दहाकों से 30 साल 35 साल से आप थिएटर से वाबस्ता रहे हैं जी। तो पिछले ज़माने के थिएटर में और आज के थिएटर में आप क्या फ़र्क महसूस? जी बिल्कुल बताता हूँ। पिछली बार बहुत महसूस किया थिएटर वालों ने, जैसे अब रविंद्र भारती है, रविंद्र भारती बहुत बड़ी थिएटर है, उसमें बुक करेंगे तो लाखों रुपए जाते हैं। अब पब्लिक से पैसे उतने आते नहीं, तो थिएटर में कमी थी नाटक करने के लिए, तो नाटक कम हो गए इस वजह से, क्योंकि उनको करने के लिए जगह नहीं है। अब कहीं कहीं जैसे मैंने कहा किसी यूनिवर्सिटी में करते हैं, यहाँ रसरंजनी में करते तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक ही दिन अगर 4 नाटक हों तो कहाँ करेंगे। तो ये किसी किसी के पास तो बेचारा रसरंजनी में भी करते हैं तो वहाँ भी पैसे नहीं रहते उनके पास, टिकट नहीं लगाते वो। जी। तो उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि ये जो लामकान है जी, जो जिनानी वालों ने, ये भाई का घर है वो, तो उन्होंने समर्पित कर दिया वो कला के नाम पर। तो वहाँ एक सोसाइटी बनी है और उसमें टिकट लगाते हो, पहले 100 रुपये रखा था, अब 200 रुपये रखते हैं वो। 50-60 लोग बैठते हैं उसमें और वो 200 रुपये देते हैं। वो केवल मेंटेनेंस के लिए होते हैं, मेंटेनेंस के लिए, और थोड़े बहुत कलाकारों को देते हैं वो। तो इससे अच्छी बात ये हुई कि कलाकारों को एक स्टेज मिल गया। अच्छा जी। तो आजकल जो कलाकार आ रहे हैं उनको एक स्टेज मिल गया कि भाई यहाँ कर सकते हैं नाटक। और पहले के लोग जितने समर्पित थे उतने समर्पित आज कम ही मिलेंगे। और अगर किसी, मान लीजिए जैसे मैंने कहा विनय वर्मा फिल्मों में भी करते हैं, फिर थिएटर में आते हैं, बाकी लोग अगर थिएटर फिल्मों में चले गए, थिएटर में आना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे समर्पित लोग कम है आजकल। अब जैसे भास्कर शिवालकर साहब थे, वो भी समर्पित थे बिल्कुल। तो वो जब नाटक करते थे उन्होंने एक ही भाषा में नहीं, अंग्रेजी में नाटक किए, तेलुगु में किए, कन्नड़ में किए, मराठी में किए, सभी भाषाओं में उन्होंने नाटक किए। निर्देशक थे ज़्यादातर वो। और एक्टिंग भी की उन्होंने, महिला की एक्टिंग भी की है। अच्छा। तो जो समर्पित लोग तब थे अब थोड़े कम दिखाई देते जी। अब बहुत से लोग ऐसे थे कि नाटक में ही जिंदे हैं, वो नाटक में ही मर गए, ना जॉब किया कभी ना कुछ किया। एक चंद्रकांत खानापुर का नाम है एक, वो भी नाटक करते हैं काफ़ी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी उसी सिलसिले में, हैदराबाद रंगकोश के सिलसिले में। उन्होंने कभी नौकरी की नहीं। जी। मैंने कहा फिर घर कैसे चलता है, अभी नाटक से तो नहीं चल सकता घर। तो कहता है मेरी पत्नी नौकरी करती है और मैंने
कह दिया कि मैं तो यही करूँगा बस। तो अब उनकी पत्नी की तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने मान लिया। तो नाटक में पैसे नहीं है, आज भी हम देखते हैं तो इसमें पैसे नहीं है, फिल्मों में पैसे, इसलिए नाटकों के लिए फिल्मों में चले आते। आप जितने भी एनएसडी में जाते हैं, एक्चुअल एनएसडी को जो स्थापित किया था उसका एम यही था कि नाटक जिंदा रहे, नाटकों को जिंदा रखे। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जैसे एनएसडी में वो होते हैं ग्रेजुएट, मुंबई में चले आते। अब उनकी मजबूरी ये है कि नाटक करने पर पैसे नहीं मिलते। अब अगर पैसे नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा? कोई बात है शोले वाली, घोड़े ने दोस्ती घास से कर लेगी तो खाएगा क्या? तो इस तरह से ये हो रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आजकल के जो नई पीढ़ी है उनमें इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, नाटकों के प्रति। अच्छा। अब जैसे सूत्रधार ये एक्टिंग स्कूल भी चलाते हैं विनय वर्मा हर साल, तो उसमें कई लोग आते हैं नाटक सीखने। अच्छा। और एनएसडी में तो एडमिशन भी नहीं मिलता है। तो ये मतलब लोग हैं, लेकिन उनको आज भी पैसे नहीं है, ये मुश्किल है। समर्पण तो करना चाहते हैं, समर्पण तो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसे नहीं मिल पाते नाटकों में। आप सुन रहे हैं थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 एफएम का थिएटर शो। Listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अपने आप को उस वक्त तक इंसान न समझो जब तक तुम्हारी राय तुम्हारे गुस्सा के ज़ेरे असर है। बतलीमूस। A quote by Confucius: "It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop." स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए शांति की इच्छा नहीं, बल्कि आवश्यक इच्छाओं की शांति होनी चाहिए। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. You are listening to Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 एफएम का थिएटर शो। जो पहले जो नाटक मंचित होते थे तो उसमें क्या पैसों? हाँ, बताता हूँ मैं। एक्चुअली ये मराठी और बंगाली, ये जो है ना, यहाँ नाटक आज भी बहुत फेमस है। मराठी में और बंगाली में पहले वही नाटक थे, हिंदी में बाद में आए। और हिंदी में आए हैं फारसी थिएटर से। अच्छा। फारसी थिएटर जो थी वो कमर्शियल थी बिल्कुल जी। तो उसमें रंगीन पर्दे होते थे, अच्छे अच्छे वेशभूषा होती थी, तलवार होती थी, ये होता था, तो लोग देखने आते थे। और गीत भी वहीं से शुरू हुए, फारसी थिएटर से। फारसी थिएटर के उसमें गीत होते थे जी। तो फिर जब फिल्में बनने लगी तो वहाँ से गीत भी आए। तो ये बिल्कुल मतलब पब्लिक को जो पसंद है वैसे ही नाटक करते थे वो लोग जी। मतलब बिल्कुल तड़क भड़क, जो लोग अरे वाह बड़ा अच्छा है ऐसा लगे। तो हैदराबाद में जो नाटक होते थे हाँ। उसमें कैसा माहौल रहता था पहले और अब कैसा है? तो पहले के जैसे मैंने कहा कि जो नाटक करते थे वो लोग ऐसे भी थे कि उनको पैसे की जरूरत भी नहीं थी। जैसे अब सरोज नायडू के भाई वो भी नाटक करते थे, हाँ जी। तो उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं थी। अब जैसे असलम फरशवी साहब थे, ये रेडियो में काम करते थे, तो वो लोग क्या करते थे पार्ट टाइम, जैसे मतलब अपना जुनून पूरा करने के लिए, अपना शौक पूरा करने के लिए करते थे। अब आज
अगर ऐसा करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते, मुश्किल ये है। पहले टाइम मिल जाता था लोगों को, आजकल टाइम नहीं है। तो आ तो रहे हैं, नई पीढ़ी के लोग भी बहुत आकर्षित हो रहे हैं इसको, और ख़ासकर इसलिए भी आ रहे हैं कि लोग आजकल प्रैक्टिकल होकर कला को भूल गए हैं और कला में जीवन है। फिर मैं देवेंद्र अंकुर की बात कहूँगा, उनसे ये सवाल किया गया था कि भाई आजकल टीवी आ गई है, फिल्म आ गया है, तो आप कैसे नाटक को चला पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जो फिल्म है उसमें जो दिखाई देते हैं तस्वीरें, उसमें लार्जर देन लाइफ बड़े होते, ठीक है, और टीवी में छोटे होते। तो अगर जिंदा इंसान देखना है तो नाटक देखना है, दीक्षा ना। और जब तक इंसान जिंदा है तब तक नाटक भी जिंदा है। तो ये उन्होंने कहा। और नाटक करने से केवल यही नहीं कि मतलब जैसे मैंने कहा कि पैसे ना भी हो, लेकिन नाटक करने से हमारा जो मन का गुबार है वो निकलता है, हमारे भाव अभिव्यक्त होते हैं, हमारे जो अंदर कई घुटन होती है वो बाहर निकलती है। कोई भी कला, जैसे मैं नाटक की तो बात हो रही इसलिए नाटक कह रहा हूँ, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, तो ये क्या है, ये होने चाहिए। नहीं कि कलाएं, आज आपने देखा होगा कि सारे के सारे IT वाले जो है सब कोई नाटक कर रहा है, कोई वहाँ उसमें जाकर योगासन कर रहे हैं, कोई कविता लिख रहे हैं। तो उनको पता चल गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सही। जिंदगी में जो हमारे जीने की कला है उसको भूल रहे हैं हम पैसे कमाने के चक्कर में, और पैसे कमाने के बाद देख रहे हैं कि अकेले पड़ गए हम जी। तो जो हमारी परंपरा, जैसे कि और थोड़ा पीछे जाए, जब लोक नाटक थे, लोकगीत थे, तो वहाँ तब ऐसा था कि खेती का भी सिस्टम आप जानते होंगे, 6 महीने रहती थी खेती, 6 महीने नहीं रहती थी जी। और तब ये लोग एंजॉय करते थे, गाना बजाना नाचना ये सब करते थे, तो इसीलिए बड़े खुश रहते थे। पैसे नहीं थे उनके पास, बड़े बड़े महल नहीं थे उनके पास, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन बहुत खुश होते थे। आजकल सबके पास सब है, बहुत लोगों के पास कह लीजिए, लेकिन खुश नहीं है। लोगों को ये भ्रम हो गया है कि पैसे से खुशी मिलती है, पैसे से सुविधाएं मिलती है, खुशी नहीं मिलती है। तो खुशी मिलना है तो हमारा जो जुनून है, जैसे हमको जो कला अच्छी लगती है उसमें जाइए, खुशी मिलेगी। हमको गाना अच्छा लगता है, गाना गाइए, खुशी मिलती है। जैसे फिर ये कहूँगा मैं, जैसे मुबशिर साहब हमारे इंचार्ज हेड भी थे, उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि करण तुम जो गाने गाते हो स्टार मेकर पे, उसमें आपको कमेंट्स मिल जाते होंगे तो करोड़ों रुपए की खुशी मिलती होगी। और सवाल ही नहीं, तो और वैसे करोड़ों रुपए मिल जाए वो खुशी नहीं मिलेगी जी। करण साहब ये बताइए कि आपने जो थिएटर में हिस्सा लिया जी, तो उसमें कहीं आपको गाने का मौका मिला? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने, तो मैं भूल रहा था, इसको आपने याद दिला दिया। तो सैया भाई कोतवाल जी, ये हमने नाटक किया था वहाँ अपने डोलारी धानी में। अच्छा। भास्कर शिवालकर साहब का डायरेक्शन था, विनय वर्मा भी थे, और मुझे वहाँ कुछ गीत थे उसमें। तो गीतों को अब कैसे धुन बने उसकी, अब इनके पास पैसे तो इतने होते नहीं कि भाई बड़ी म्यूजिशियन जाकर धुन बनाएंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ फिल्मों के जो अच्छे अच्छे गाने थे उनकी ट्यून पर वो गानों को बिठा दिया। अच्छा। और वो गाने मैंने वहाँ गाए नाटकों में। तो भास्कर शिवालकर खुश हुए, अरे अच्छा गाते हैं। तो मैंने तो कहा भाई मैं तो पहले तो गाया कि उसके बाद सब कुछ हूँ मैं, ये नाटक तो इत्तेफाक से आ गया मैं इसमें। अब लोग समझते कि मैं पहले नाटककार हूँ, मैं पहले नाटककार नहीं हूँ, मैं पहले गायक हूँ। जब जी मुझे बातें भी नहीं आती तब भी गाने आते थे मुझे। अच्छा। तो इसके अलावा और कौन से नाटकों में आपने हिस्सा लिया? उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ये जैसे ये करवाया मैंने मौत के व्यापारी, और जैसे राइटर के रूप में आज के प्रेमी या आज़ादी पर एक नाटक। ये कब? ये हिंदू कॉलेज में जब पढ़ाता था, 2001-2 की बात है ये, तो वहाँ मैंने करवाया नाटक। और जहाँ जहाँ मैं जाता था वहाँ नाटक करवाया मैंने, जैसे मानू में भी करवाया मैंने, हिंदू कॉलेज में भी करवाया, सेंट फ्रांस कॉलेज में, गीतांजलि कॉलेज में, और तिरुपति में, जहाँ जहाँ भी गया नाटक भी करवाया मैंने। और गाने वगैरह भी गाना है तो मेरे पास ही भेजते थे बच्चों को कि भाई गाना सिखाओ इनको। और यहाँ भी फिर यहाँ आया जब ये नाटकों में गाने की बात आई, तो यहाँ भी जब आज़ादी का 1857 की कुछ
प्रदर्शनी हो रही थी, अनीस साहब ने की थी, तो उसमें भी कुछ ऐसी नज़में लाए थे वो जो जब्त की हुई नज़में थी उस ज़माने में, तो उनको भी मैंने ट्यून बनाई थी। सरदार खान साहब और अरुण साहब जो थे उनकी भी ट्यून बनाई। मैं ट्यून मतलब नई नहीं बनाता हूँ, जो गाने हैं ऑलरेडी उस पर ही बनाया था, क्योंकि मूलतः मैं म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, मैं तो गायक और म्यूजिशियन ट्यून बनाते हैं, तो मैं जो गाने हैं अपने पास उस पर बनाया था। अच्छा, तो इसी बात पर एक बार ये बात भी आई थी, अब वो नाम नहीं ले रहा हूँ मैं चाहकर, किसी ने कहा था मुझसे कि फिल्मों में गाने लिखोगे क्या? नहीं। तो मैंने कहा लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि या तो पैसे मिलेंगे या नाम मिलेगा। नहीं। तो मैंने कहा मुझे पैसे भी चाहिए, नाम भी चाहिए। नहीं। तो उससे उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि नाम किसी और का हो और काम हमारा हो जी, और फिर पैसे किसी और को मिले और हम लिखे, ये भी गलत है। तो मैंने कहा ठीक है, हम जहाँ रहेंगे वहाँ जो बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे हम जी। अब ये नहीं कि वहीं जाएंगे तख्त पर ही जाएंगे जी, नीचे रहकर क्या कर सकते हैं वो करेंगे हम जी। करण साहब जी, और कुछ आप बताना चाहेंगे थिएटर के बारे में, हैदराबाद के बारे में जी, उस जमाने के ड्रामा निगारों के बारे में, फनकारों के बारे में, ग्लोकारों के बारे में? जैसे मंजू खमर के बारे में मैंने कहा, मंजू खमर साहब निज़ाम के साथ थे। उन्होंने एक नाटक किया था हमारा परचम नाम से जी, उस सागर टागिस, हाँ सागर टागिस में होते थे ये नहीं। और फिर उसके विरोध में इन्होंने मखदूम मोहिउद्दीन ने किया था उसके विरोध में, क्योंकि ये कम्युनिस्ट थे जो निज़ाम का विरोध करते थे जी जी। तो दोनों के नाटक हुए थे एक के बाद एक। अच्छा, कि ये हम करेंगे, ये हम करेंगे। उनके नाटक तो उसमें भी आए थे, सिलेबस में भी आए थे मंजू खमर के नाटक। अच्छा, और मखदूम मोहिउद्दीन के नाटक, उनके अपने नाटक भी थे, अनुवाद भी किए उन्होंने कुछ। और जब रविंद्रनाथ टैगोर हैदराबाद में आए थे तो तब उन्होंने कहा था मखदूम मोहिउद्दीन से कि आप हमारे शांति निकेतन में आइए। उन्होंने भी देखा था इनका नाटक जी, क्योंकि ये तो इप्टा जो है, इप्टा भी नाटकों से है, हालांकि वो कम्युनिस्ट है, लेकिन कम्युनिस्ट या लोगों से जो जुड़े हुए तरक्की पसंद लोग जो अच्छा लगता है उनको वो नाटक करते थे। फिल्में ही बनी इप्टा में। तो ऐसे ही यहाँ भी नाटकों के बारे में अगर जनरली बात करें हम, साधारण तौर पे मैं कहता हूँ अगर नाटक नहीं होते तो ना तो हम हमारा इतिहास जान सकते, ना हम पुराणों के बारे में जान सकते थे नहीं, और ना हमारे साहित्य के बारे में जान सकते थे। एक ज़माने से ही जो नाटक करने वाले थे वो एक तरह से एजुकेटर थे मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पढ़ना लिखना बहुत कम लोग करते थे, गिने चुने लोग करते थे, लेकिन सबको रामायण क्या है मालूम थी, महाभारत क्या है मालूम थी, हमारे पुराण क्या है मालूम था। तो ये सब नाटककारों की मेहरबानी है कि उन्होंने इनको नॉलेज दी। और तब जो करते थे वो नाटक, उसमें जो मान लीजिए पढ़े लिखे ना होने पर भी जो उनकी सोच थी, जो उनकी याददाश्त थी, जो उनको याद रहता था सारा का सारा, वो करते थे वो। तो ये उसके बाद फिर मैं कहता हूँ नाटक का अगला रूप फिल्म मानता हूँ मैं। ये टेक्नीशियन मिल गया, उसमें टेक्निकल मिल गया तो फिल्म बन गया। और फिल्में भी, और बहुत से लोग देख लीजिए आप, इतिहास के बारे में, अकबर के बारे में कहाँ से जानते हैं, कितने लोगों ने पढ़ा है, रामायण के बारे में कितने लोग जानते हैं, लेकिन फिल्म देखकर या नाटक देखकर उनको वो नॉलेज मिलता है। तो ये नाटक एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सा ज्ञान हमें देती है, बहुत सी जानकारी हमें देती है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि आज भी जुड़ रहे हैं लोग, जुड़ना भी चाहिए। और जैसे देवेंद्र अंकुर जी ने कहा था कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक नाटक रहेंगे, और रहना भी चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ कि जो नाटक करने वाले हैं वो कहीं भी चले आइए, आप उनको फिर बोलिए कि भाई आप नाटक करो, करेंगे वो। जैसे नसीरुद्दीन शाह है या अनुपम खेर है, नाना पाटेकर है, ये लोग आज भी बोलिए इनको नाटक करने के लिए करते हो, क्योंकि उनको मालूम है नाटक में जो मज़ा है। और अच्छी बात नाटक में क्या है कि हर बार आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हर बार जी। एक ही नाटक आप 10 बार कीजिए, 10 बार इम्प्रूवमेंट करेंगे। फिल्म में वो बात नहीं है, एक बार हो गया रिकॉर्ड खत्म जी, इसके बाद कोई तरक्की नहीं होगी इसमें। लेकिन नाटक में ये अच्छी बात है कि जितने बार मंचन होता है उतने बार नाटक नया होता है नहीं। और हैदराबाद वाले तो बहुत ज़माने से ही कर रहे हैं इसमें योगदान। और यहाँ के अगर कलाकारों की बात करें तो बहुत से कलाकार, जैसे चंद्रशेखर थे यहाँ, वो फिल्मों में भी गए हैं। जैसे मैंने कहा खादर अली बेग थे, वही फिल्मों में गए। अजीत, हाँ अजीत भी बिल्कुल। और जैसे सुरेश ओबराय गए हैं फिल्मों में। तो यहाँ के बहुत से लोग हैं, शबाना आज़मी की माँ शौकत आज़मी, वो भी नाटकों में
हालांकि शौकत आजमी यहाँ थी, यहाँ नाटकों में काम नहीं किया उन्होंने, मुंबई में जाकर नाटकों में काम किया नहीं लेकिन फिर नाटकों से जुड़ी वो भी। तो यहाँ के लोग दिल्ली तक ले गए हैं, जैसे मैंने कहा विनय वर्मा दिल्ली में माहिर रहीमा रज़ा किया उन्होंने, वहाँ यूएसए में किया। तो हर जगह जो फैला रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। और हमारी कला, हमारी परंपरा को, इस बहाने हम कला को जिंदा रखेंगे और कला हमारी परंपरा को जिंदा रखती है, एक दूसरे के पूरक है। अगर हम छोड़ देंगे इसको तो शायद बहुत कुछ हम गंवा देंगे। नहीं, बेहद शुक्रिया करण साहब, आपसे काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू रही। और दोस्तों, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नए फ़नकार के साथ हम थिएटर की दुनिया के मौजू के तहत और मुख्तलिफ़ लोगों को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। You are listening to थिएटर की दुनिया, रेडियो मानू 90.0 FM's शो ऑन थिएटर। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।